Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This is International Islamic University Islamabad School, Sahiwal campus, grade 5, Social Studies, online lectures. Unit 7, lesson number 10, Climate and Climatic Region. लेसन नंबर 10 में हमारा टॉपिक है या जिस चीज़ के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्लाइमेट एंड क्लाइमेटिक रीजन। क्लाइमेट का मतलब होता है आबो हवा एंड आबो हवा। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि क्लाइमेट होती क्या है। क्लाइमेट किसी भी इलाके में या किसी भी जगह में अगर मौसम की सूरत हाल बार बार ऑब्जर्वेशन के बाद सेम रहती है, यानी कि मौसम की सूरत हाल अगर सेम लॉन्ग टर्म, यानी कि ये एक ऐसी कंडीशन है होती है जो कि बहुत ज़्यादा अरसे के लिए हमेशा सेम ही रहती है, उसे हम कहते हैं क्लाइमेट। और नेक्स्ट है क्लाइमेटिक रीजन, यानी कि वो इलाके जिनमें क्लाइमेट की बार बार हमने ऑब्जर्वेशन वेदर की ऑब्जर्वेशन के बाद फिर भी वो क्लाइमेट सेम ही रहती है, तो हमें उन इलाकों को कहते हैं क्लाइमेटिक region. Before we begin with the exercise, make sure you have SST book, notebook and your stationery with you. Listen to the teacher attentively. First topic of this chapter is discovering climate. Climate किस तरह से डिस्कवर हुई थी? The world and all the places in it have a different feature. These features give a change look to the land, the sky and overall feel of the it. यानी कि क्लाइमेट किस तरह से डिस्कवर हुई थी, यानी कि हम उसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मौसम की सूरत हाल इसमें कैसी रही थी, ये किस किस तरह से उसे ऑब्ज़र्व किया गया था। हम देख सकते हैं कि हमारे जो मुख्तलिफ़ इलाके हैं वहाँ पे क्लाइमेट डिफरेंट तरीक़ों से डिफरेंट तरह की होती है। जो कुछ इलाके गर्म होते हैं, कुछ ठंडे होते हैं, यानी कि ये सारी हम कंडीशन को वर्ड में देखें तो वो सेम नहीं है, डिफरेंट होती है और ये हमारी ओवरऑल लैंड को डिफरेंट लुक देती है। इसी तरह से एक लैंड या एक वर्ल्ड में ये क्लाइमेट डिस्कवर हुई थी। नेक्स्ट हम क्लाइमेट की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। क्लाइमेट इज़ हाउ अ सर्टेन काइंड ऑफ द वेदर रिमेन ओवर अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्लाइमेट की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने से पहले हम वेदर की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। वेदर क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे मौसम की। मौसम होता है किसी भी जगह की या किसी भी मौसम होता है मौजूदा सूरत हाल, यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूदा टेम्परेचर, एयर प्रेशर एंड एल्टीट्यूड, यानी कि वहाँ पे टेम्परेचर कैसा है, कितना चेंज हो रहा है, वहाँ पे हवा का दबाव कैसा है, एल्टीट्यूड सतह समंदर से फासला कितना है। अब हम इन्हीं चार चीज़ों को डिस्कस करते हैं। क्लाइमेट में किसी भी इलाके में अगर ये चार चीज़ें, यानी कि टेम्परेचर, एयर प्रेशर एंड एल्टीट्यूड, अगर ये चीज़ें सेम रहती हैं मगर 30 ईयर ऑब्जर्वेशन 10 ईयर ऑब्जर्वेशन के बाद भी ये चीज़ें सेम रहती हैं, यानी कि वहाँ की सूरत हाल सेम रहती है, तो हम कह देते हैं उस चीज़ को उसकी क्लाइमेट, यानी कि ये क्लाइमेट है उसके। वहाँ का इसे मतलब वहाँ का टेम्परेचर कैसा रहता होगा, वहाँ पे हवा का प्रेशर कितना है, एल्टीट्यूड कितना है, वो बार बार ऑब्जर्वेशन के बाद भी हमें यही पता लगता है कि वहाँ पे ये चीज़ सेम ही रहती है। जैसे कि कराची की क्लाइमेट देख रहे हैं वो बहुत गर्म होती है, और इसी तरह हम नॉर्दर्न एरियाज़ में चले जाएँ, वहाँ की क्लाइमेट क्या है, ठंडी है। अब इन इलाकों की बार बार ऑब्जर्वेशन के बाद भी हमें यही पता लगता है कि यहाँ के पे क्लाइमेट, यानी कि इसकी आबो हवा गर्म है और उन इलाके नॉर्दर्न एरियाज़ की ठंडी है। नेक्स्ट हमने पढ़ना है व्हाट फैक्टर अफेक्ट द क्लाइमेट, यानी कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारी क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट फैक्टर इज़ डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। डिस्टेंस होता है फासला। इक्वेटर के बारे में शायद आप पहले भी पढ़ चुके हैं। इक्वेटर होता है ज़मीन का दरमियानी हिस्सा। अगर आप ज़मीन को देखते हैं, हमारी ज़मीन गोल है, लेकिन जो उसका दरमियान वाला हिस्सा है उसको हम कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर्स के आगे, जिस तरह आप ये इमेज में भी देख सकते हैं, ये इक्वेटर आपको बताया गया है, इसी तरह हम थोड़ा थोड़ा ऊपर मूव करते जाते हैं, ये हमें मार्जिनल लाइंस नज़र आती हैं, ये होते हैं लैटीट्यूड, यानी कि ये लाइंस 30 डिग्री पे भी हो सकती हैं, 60 पे भी, 90 पे भी। अब हम इन लाइंस को कहते हैं लैटीट्यूड। ये भी हमारी क्लाइमेट पे बहुत सारे तरीक़ों पर असरअंदाज होती है। इक्वेटर रिसीव डायरेक्ट सन रे एज मूव टूवर्ड द पोल, द सन रेज आर स्लैंटिंग।
इक्वेटर जो होता है वो सन रेज़ को डायरेक्टली रिसीव कर रहा होता है, इसीलिए क्या होता है, इक्वेटर गर्म होता है। जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ मूव करते जाते हैं, यानी कि इक्वेटर से थोड़ा सा आगे मूव करते जाएं, तो ये इलाके क्या होंगे, ठंडे हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ यहाँ पे सन रेज़ जो होती हैं ये सीधी नहीं पड़ रही होती, स्लैंटिंग तिरछी होती हैं, इसलिए वहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, कम होता जाएगा और ये इलाके क्या होंगे, ठंडे होंगे। इसी तरह हम इस फैक्टर को आप इस तरह से भी अपने माइंड में रख सकते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर हमारी क्लाइमेट पे इस तरह से अफेक्ट करता है कि क्लाइमेट जो होगी दरमियान वाले हिस्से में ज़मीन के वो गर्म होगी, अगर हम आगे आगे मूव करते जाएंगे वो टेम्परेचर क्या होगा, कम होता जाएगा और क्लाइमेट क्या है, ठंडी होती जाएगी टेम्परेचर कम होने की वजह से। नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड द लोकल सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड द एल्टीट्यूड। यानी कि वर्टिकल डिस्टेंस होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का लोकल सरफेस से, वर्टिकल डिस्टेंस होता है, जनरली यूज फॉर द मूवेबल ऑब्जेक्ट, यानी कि हम इनको मूवेबल ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एल्टीट्यूड यानी एल्टीट्यूड को हमने इसी तरह से भी साफ लफ्ज़ों में बयान कर सकते हैं कि किसी लोकल सरफेस से लेकर ऑब्जेक्ट तक का ये डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस होगा, हम उसको कहते हैं एल्टीट्यूड। जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हैं, हमारा एल्टीट्यूड इक्वेटर से लेकर ऊपर तक सतह समंदर तक जितना फासला होता है उसे हम उसका समंदर का एल्टीट्यूड कहते हैं। टेम्परेचर ड्रॉप एंड द एयर बिकम कूलर एज वी गो हायर अबव द सी लेवल। टेम्परेचर ड्रॉप, टेम्परेचर क्या होता है, कम होता जाएगा, और एयर क्या होती है, वो ठंडी होती जाएगी अगर हम हायर लेवल पे जाते जाएं, यानी कि सतह समंदर से ऊपर बुलंदियों की तरफ जाते जाएं। टेम्परेचर क्या होगा, पहाड़ों पे जैसे आप देख सकते हैं टेम्परेचर कम होता है और हवा क्या होती है, ठंडी हो जाती है। दिस इज़ वाइल द प्लेसेस लाइक मरी एंड द कागान आर मच कूलर दैन द प्लेन एरिया ऑफ द पाकिस्तान। इसी वजह से मरी और नॉर्दर्न एरियाज़ होते हैं ये क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। दैन द प्लेन एरिया वो होंगे जो इक्वेटर पे होंगे, और नॉर्दर्न एरियाज़ जो होते हैं ये थोड़ा सा ऊपर यानी कि ट्रॉपिकल जोन में आ जाते हैं, ये थोड़ी सी ऊंचाई पे, तो ये एरियाज़ क्या होंगे, ठंडे होंगे। नेक्स्ट फैक्टर है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। ये क्लाइमेट का ऐसा फैक्टर है जो कि हमारे वर्ल्ड पे, हमारी लाइफ पे बहुत ज़्यादा तरीके से असरअंदाज होता है। लैंड्स गेट कोल्ड एंड हॉट क्विकली बट वाटर गेट हीटेड और कूल्ड स्लोली। हमारी जो ज़मीन होती है वो बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, लेकिन जो पानी होता है वो बहुत देर से गर्म भी होता है, ठंडा होता है, टाइम लेता है। ज़मीन क्यों ठंडी हो जाती है, ज़मीन के अंदर ऐसे मिनरल्स और कुदरती चीज़ें होती हैं जो कि किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी फील करती हैं, इसी वजह से ज़मीन क्या होती है, बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, बहुत जल्दी और जो पानी होता है सतह समंदर के ऊपर जो पानी होगा वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होगा और गर्म होगा। दिस इज़ द रीज़न दैट प्लेस नियर द सी आर नाइदर हॉट ड्यूरिंग द डे और द कूल ड्यूरिंग द नाइट। यही एक वजह है कि जो इलाके होते हैं सतह समंदर के पास होते हैं वो ना तो ठंडे होते हैं ना ही गर्म होते हैं। हम रात को भी देख लें या दिन में भी देख लें, ये इलाके, इनके जो कंडीशंस होती हैं मौसम की वो ह्यूमिड होती है। वो ह्यूमिड क्यों होती है, द एयर ऑन द सी कोस्ट आल्सो कंटेन द वेपर। अगर वेपर्स होंगे, वेपर क्यों बनते हैं, पानी का सतह समंदर के ऊपर जो पानी होगा सूरज की रोशनी की वजह से वो वेपर्स की फॉर्म में चेंज होगा। वेपर्स जब होंगे, वेपर जब हवा में उड़ेंगे तो हमारी क्लाइमेट या हवा के अंदर वो वेपर्स नमी छोड़ देंगे, इसीलिए उनकी क्लाइमेट क्या होगी, ह्यूमिड हो जाएगी। एज वी मूव अवे फ्रॉम द सी द क्लाइमेट गेट ड्राई। अगर हम सी से आगे की तरफ चलते जाएं तो ये हमारी क्लाइमेट क्या होगी, ड्राई होती जाएगी। ये एक फैक्टर है जो हमारी क्लाइमेट पे अफेक्ट करता है, यानी कि सी कोस्ट एरियाज यानी कि सतह समंदर के पास जो इलाके होंगे उनकी आबो हवा क्या होगी, ह्यूमिड होगी। अगर हम आगे आगे मूव करते जाएं तो क्या होगी, ड्राई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है द रीजन्स। हमने क्लाइमेटिक रीजन्स पढ़ने हैं या क्लाइमेटिक वो लैंड पढ़नी है जिनमें क्लाइमेट की कंडीशन जो होती है कैसी होती है। ये क्लाइमेटिक रीजन, फर्स्ट रीजन है ट्रॉपिकल रीजन या ट्रॉपिकल लैंड। ट्रॉपिकल सबसे पहले तो इस चीज़ का मतलब आपको पता होना चाहिए ट्रॉपिकल है क्या। ट्रॉपिकल क्लाइमेट, द क्लाइमेट इन विच ऑल द 12 मंथ हैव अ मीन टेम्परेचर
above 18 डिग्री सेंटीग्रेड फाउंड इन द ट्रॉपिकल जोन ऑफ द अर्थ। यानी कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट या ट्रॉपिकल जोन वो होती हैं जहाँ पे 12 मंथ या पूरा साल जो होता है टेम्परेचर मीन रहता है या 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है या इससे ऊपर चला जाता है। द लैंड इज़ लार्जली कवर्ड विद फॉरेस्ट एंड द वेदर इज़ यूजली रेनी। जो इसके लैंड जो ज़मीन होती है वो फॉरेस्ट से कवर होती है और हमारा जो वहाँ पे जो टेम्परेचर होगा या वेदर होगा वो रेनी होगा। नेक्स्ट जो रीजन है इसकी हम बात करनी है वो है ड्राई रीजन या ड्राई लैंड। ड्राई, पहले आपने ट्रॉपिकल पढ़ा है, ट्रॉपिकल का मीन आपको बता दिया। अब ड्राई, ड्राई का मतलब तो आपको पता ही आ जाए, आपके माइंड में सबसे पहले ये ड्राई के नाम से जगह जो आ जाती है वो होती है डेजर्ट, यानी कि खुश्क इलाके जो होते हैं। एरिड लैंड और ड्राई लैंड। एरिड का मतलब क्या होता है? एरिड होता है, एरिड वो जगह होती है जहाँ विदाउट मॉइस्चर, ड्राई प्लेसेस होती हैं। बैरन एंड प्रोडक्टिव लैंड होती है, यानी कि एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे ना नमी होती है, ड्राई प्लेसेस होती है, बैरन बंजर होती है, और प्रोडक्टिविटी यानी कि वहाँ पे ग्रोथ जो होती है ट्रीज़ की वो बहुत कम हो रही होती है, वो होती है ड्राई लैंड और एरिड लैंड। देयर आर नॉट मैनी प्लांट्स ऑन द ट्री। अगर वहाँ पे प्रोडक्टिविटी, रेनफॉल नहीं हो रही, ऑब्वियसली वहाँ के ट्रीज़ भी नहीं होंगे। देयर इज़ हार्डली एनी रेन, वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास लैंड है या रीजन है वह मॉडरेट रीजन। मॉडरेट के मतलब से ही आप ले सकते हैं मुनासिब या दरमियान वाले इलाके। Such a land has a mix of the tropical and the dry climate. The summer are the hot while it rain in the winter. यानी कि ये ऐसी ज़मीन होती है जो मिक्स होती है। यहाँ पे क्लाइमेट क्या होगी? मिक्स होगी। ट्रॉपिकल भी हो सकती है, ड्राई भी। इन दोनों को मिक्स करके जो लैंड बनती है या जो रीजन बनता है वो होता है मॉडरेट। मॉडरेट में आ जाता है समर आर हॉट, जैसे गर्मियाँ होती है वो गर्म होंगी, रेन इन द विंटर या विंटर में रेन होती है। जैसे कि हम जिस तरह के इलाकों में रह रहे हैं, ये कौन सा मॉडरेट रीजन है। यानी यहाँ पे क्लाइमेट क्या होती है, ना ही जब गर्मियाँ होती बहुत गर्म होती है, विंटर में रेन होती है। द नेक्स्ट रीजन इज़ द पोलर रीजन। पोलर का मतलब क्या होता है? पोलर होते हैं ठंडे इलाके जहाँ पे बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं, आइस की जो होती लेयर्स बन रही होती हैं वो होती हैं, वो इलाके होते हैं पोलर रीजन। टुंड्रा का मतलब क्या होता है? टुंड्रा द कोल्ड एंड द ट्रीलेस रीजन दैट एक्सपीरियंस शॉर्ट समर एंड अ लॉन्ग विंटर। टुंड्रा ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पे ट्रीलेस रीजन होते हैं, शॉर्ट समर होता है, लॉन्ग विंटर होता है, और वहाँ पे भी बर्फ़ की लेयर्स बन रही होती हैं। इस कवर्ड विद द स्नो, और बर्फ़ से ढका हुआ होता है। इन टुंड्रा द वार्मेस्ट टेम्परेचर इज़ सब ज़ीरो। टुंड्रा पे जो गर्म से गर्म टेम्परेचर या ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत भी सब ज़ीरो होता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ आइस कैप। आइस कैप climate means the weather is very cold and snow become ice. आइस कैप क्या होती हैं? covered with the permanent layer of the ice, यानी कि वो इलाके जो होते हैं वो covered होते हैं permanent layer of the ice and does not temperature exceed the -0 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि आइस कैप वाले वो इलाके या वो क्लाइमेटिक रीजन है जहाँ पे बर्फ़ की लेयर्स बन जाती हैं और यहाँ का टेम्परेचर जो होता है -0 से अबव नहीं जाता। नेक्स्ट हमने तो पढ़ ली है क्लाइमेटिक रीजन। अब हम बात करते हैं कि हम अपनी क्लाइमेट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्टिंग द क्लाइमेट। लिविंग थिंग आल्सो कंट्रीब्यूट टू द स्टेबिलिटी ऑफ द क्लाइमेट ऑफ द सर्टेन प्लेसेस सच एज द प्लांट एंड द एनिमल। लिविंग थिंग होती हैं जानदार चीज़ें, वो किस तरह से कंट्रीब्यूट या किस तरह से पार्ट लेती हैं हमारी क्लाइमेट में अपना रोल अदा करने के लिए। लिविंग थिंग्स में आ जाती हैं जानदार चीज़ें और प्लांट्स आ जाते हैं। प्लांट्स कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने? अगर प्लांट्स होते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करेंगे तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी और हमें ऑक्सीजन मिलेगी। ऑक्सीजन रिलीज़ होती है और कार्बन डाइऑक्साइड को वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। Since the 300 years, the activities of the mankind have brought some changes to the climate of the different places due to the deforestation, digging of the mineral from the mountain, and uses of the machinery that cause the pollution that result
is that it has greatly affected the weather condition and man-made places hardly habitat for the plants, animal and the human। यानी कि पिछले 3 सालों से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं जो इंसानों की अपनी एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमारी क्लाइमेट को बैडली अफेक्ट कर रही हैं। जैसे कि अगर इंसान जो होते हैं वो ज़्यादातर अपनी खुराक हासिल करने की अपने फ़ायदों के लिए जंगलात, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगलात को काट देना, फॉरेस्टेशन का मतलब होता है प्लांट्स वगैरह या लगाना, और डिफॉरेस्टेशन होता है इन्हीं को कट कर देना, जंगलात वगैरह की कटिंग। इंसान अपने फ़ायदों के लिए इनके कटिंग कर रहा है जो कि हमारी क्लाइमेट को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट कर रही हैं। डिगिंग ऑफ द मिनरल फ्रॉम द माउंटेन्स, यानी कि माउंटेन या ज़मीन वगैरह में से मिनरल्स को निकाल देना। अगर मिनरल्स निकाल लेंगे तो प्लांट्स की ग्रोथ क्या होगी, कम हो जाएगी। एंड द मशीनरीज, जो मशीनरी इंडस्ट्रीज़ में मशीनरी यूज़ हो रही हैं उनमें से बहुत सारा धुआं वगैरह रिलीज़ होता है। वो धुआं रिलीज़ होकर हमारी हवा में शामिल हो जाता है और हमारी क्लाइमेट को बहुत बुरी तरह से और हमारी ज़िंदगियों को बहुत बुरी तरह से मुतासिर कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट। पहले हमने इसके बारे में जानना है ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। ग्रीन हाउस इफेक्ट जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट दरअसल है क्या। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक कमरा होता है जिसके इर्द गिर्द शीशे की लेयर्स होती हैं, ग्लास मटेरियल लगा हुआ होता है और उसकी छत भी क्या होती है, शीशे की होती है। वहाँ पे हम प्लांट्स को आर्टिफिशियली ग्रो करवा सकते हैं। और ग्रीन हाउस इफेक्ट, अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। ग्रीन हाउस इज़ अ सिग्निफिकेंट चेंज बिकॉज ऑफ ऑल सच ऑफ एक्टिविटी। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ नेम्ड आफ्टर द ग्रीन हाउस यूज फॉर द आर्टिफिशियली ग्रोइंग प्लांट इन अ वार्म इन्वायरमेंट। यहाँ पे इमेज में भी देख सकते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट हमें दिखाया गया है। जब सूरज की रोशनी या अल्ट्रा वायलेट रेज ज़मीन पर पड़ती हैं या ग्रीन हाउस पे पड़ती हैं तो कुछ अल्ट्रा वायलेट जो होती है बाउंस बैक टू द स्पेस, यानी कि स्पेस में वापस चली जाती हैं। कुछ जो होती हैं टकराने के बाद जो ज़मीन पर दोबारा जज़ब होती हैं। जब वो जो अल्ट्रा वायलेट रेज, अगर यही रेज बार बार ज़मीन पड़ती रहेंगी और हमारी ज़मीन का टेम्परेचर क्या होगा, वो राइज़ होता जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट। यानी कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज़ हो जाएगा तो ये हमारा ग्रीन हाउस क्या है, बैडली अफेक्ट होगा। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज सिमिलर बिगिनिंग टू अकर ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये है पूरी दुनिया में एक ही तरह का, ये सेम होता है। इट हैज़ काज द ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ द प्लानट टू राइज, काजिंग द आइस इन द पोलर रीजन टू द मेल्ट। इट इज़ हैज़ कॉज द ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ द प्लानट टू राइज, यानी कि हमारे जो प्लानट का टेम्परेचर होगा वो ओवरऑल राइज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जो पोलर आइस कैप जो होती हैं पोलर रीजन में वो भी मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। द मोस्ट डेंजरस एस्पेक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग इज सी लेवल rise which has threatened the life of the million of the people living close to the sea। यानी कि मोस्ट डेंजरस एस्पेक्ट ग्रीन हाउस का क्या है, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक इसका एस्पेक्ट क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। हमारी जो ज़मीन है वो गर्म होती जाएगी। अगर ज़मीन गर्म होती जाएगी, जो सतह समुद्र पे वो पानी या सी लेवल क्या होगा, राइज होता जाएगा, जो हमारे लोगों की लाइफ को बहुत बुरी तरीके से मुतासिर करता जाएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट को अगर हम कम करना चाहे तो कर सकते हैं, अगर हम इन रेज़ को अपनी मैन काइंड एक्टिविटीज़ को अगर कंट्रोल करते जाएं और प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करवाते जाएं तो हमारे ये क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कम से कम होता जाएगा। क्योंकि प्लांट जब हम ग्रो कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड उनमें से क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड वो ऑब्जॉर्व करते जाएंगे। इसी तरह से हवा में पोल्यूटेंट्स क्या होंगे, कम होते जाएंगे और टेम्परेचर भी कम होता जाएगा। नेक्स्ट हमने करनी है इसकी एक्सरसाइज में टास्क ये है फिलिंग द ब्लैंक। द फर्स्ट वन फिलिंग द ब्लैंक इज एरिया, द सेकंड इज पार्टिकुलर, थर्ड क्लाइमेट, फोर्थ वन इज ईस्ट एंड द फाइव इज ग्लोबल वार्मिंग। एंड द टास्क बी इज मार्क वेदर दीज स्टेटमेंट्स आर द ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स हैं। फर्स्ट is true, the second one is false, and the third one is true, fourth is true, and the fifth is false. Write down the index, write down serial number, date, topic, climate and climatic region. टास्क सी हमारा है आंसर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ इज़ क्लाइमेट डिफरेंट फ्रॉम द वेदर। ये हम डिफरेंस हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्लाइमेट वेदर से किस तरह से डिफरेंट होता है। क्लाइमेट डिफरेंट फ्रॉम द वेदर बिकॉज वेदर चेंज डेली और ओवर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ द टाइम।
यानी कि वेदर जो होता है ये डेली चेंज होता है, ये थोड़े कम अरसे के लिए होता है। जबकि क्लाइमेट क्या होती है, क्लाइमेट रेफर टू द कंडीशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम इन पार्टिकुलर रीजन, यानी कि किसी भी खास इलाके में ये जो कंडीशन होती है वो लॉन्ग पीरियड के लिए होती है और वो चेंज नहीं होती, इसे हम कहते हैं क्लाइमेट। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट फैक्टर डिटरमिन द क्लाइमेट ऑफ द एरिया, वो कौन कौन से फैक्टर है जो क्लाइमेट किसी भी एरिया की क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं। द फैक्टर विच डिटरमिन द क्लाइमेट ऑफ द डिफरेंस एरिया, डिस्टेंस ऑफ द रीजन फ्रॉम द इक्वेटर, यानी कि इक्वेटर से किसी भी इलाके का कितना फासला है, डायरेक्शन ऑफ द विंड, विंड की डायरेक्शन, और डिस्टेंस फ्रॉम द सी लेवल, और सतह समंदर से फासला कितना है। द थर्ड क्वेश्चन इज नेम द क्लाइमेटिक जोन ऑफ द वर्ल्ड। क्लाइमेटिक जोन्स हमारे वर्ल्ड में कौन कौन सी हैं। फर्स्ट क्लाइमेटिक जोन है ट्रॉपिकल है, फिर ड्राई है, मॉडरेट एंड कॉन्टिनेंटल एंड पोलर। फोर्थ क्वेश्चन, वाई इज़ द टेम्परेचर ऑफ द इक्वेटर हाई। इक्वेटर का टेम्परेचर क्यों ज़्यादा होता है। आंसर, द टेम्परेचर एट द इक्वेटर इज हाई बिकॉज द इक्वेटर डायरेक्टली रिसीव द सन रे। टेम्परेचर जो होता है इक्वेटर का इसीलिए हाई होता है क्योंकि इक्वेटर जो होता है वो डायरेक्टली सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है या रिसीव कर रहा होता है। फाइव क्वेश्चन इन व्हाट इज़ द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। ग्रीन हाउस इफेक्ट रेफर टू द वार्मिंग ऑफ द अर्थ caused by the man-made pollutant, especially harmful chemical pollutant in the air। ग्रीन हाउस इफेक्ट को इस तरह से हम बयान कर सकते हैं, यानी कि ज़मीन का गर्म हो जाना बाय मैन मेड पोल्यूटेंट, यानी कि इंसानों की अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से जो फालतू मादे वगैरह उनका इखराज हो रहा होता है वो हमारी हवा में भी शामिल होते हैं। स्पेशली हार्मफुल केमिकल, अगर ये केमिकल्स होते हैं जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह से रिलीज़ होते हैं वो हमारी हवा में शामिल हो जाते हैं। दिस वार्मिंग काज दैट द पोलर कैप्स टू मेल्ट, इसी वजह से जो पोलर आइस कैप्स होती हैं वो मेल्ट होती जाती हैं। द ड्रास्टिक चेंज इन द वेदर ऑफ द वर्ल्ड इज़ द रिजल्ट ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी कि ओवरऑल जो कंडीशन इस वजह से जो होती है हमारी वर्ल्ड को बहुत बुरे तरीके से असरअंदाज करके बैडली तौर पे मुतासर कर रही होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट की ये कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाउ कैन वी सेव द क्लाइमेट। हम अपनी क्लाइमेट को कैसे सेव कर सकते हैं। द आंसर इज वी कैन सेव द क्लाइमेट बाय रिड्यूसिंग द वेस्टेज एंड द पोल्यूशन ऑफ द नेचुरल मटीरियल। हम अपनी क्लाइमेट को रिड्यूसिंग द वेस्टेज, यानी कि जो वेस्ट रिलीज हो रहा है हमारी इंडस्ट्रीज़ वगैरह से तो हम उसको कम कर दें। वी कैन मेक आवर क्लाइमेट हेल्दी बाय ग्रोइंग मोर प्लांट टू गेट फ्रेश एयर और द ऑक्सीजन। हम अपनी क्लाइमेट को इस तरह से भी सेव कर सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को ग्रो करवाएं। अगर हम प्लांट्स को ज़्यादा ग्रो करवाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मिलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब होगी। इसी तरह हमारी क्लाइमेट क्या होगी, एक हेल्दी क्लाइमेट बन जाएगी। विद दैट वी एंड ऑफ आवर लेसन। अल्लाह हाफ़िज़।